तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वे स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 8। हम लोग जो अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था डेथ ऑफ अ पार्टनर और अब जो ये पार्टनरशिप का आखिरी टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और मैं होप करता हूँ आपको अभी तक मेरे वीडियो सारे अच्छे समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर 9929411361 पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन पता है कभी कभी आपके डाउट्स कैसे आते हैं, आप मेरे को पूरा क्वेश्चन देते हो सर ये सॉल्व करके दो, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो ही मैं पूरा क्वेश्चन वैसे सॉल्व करूंगा, वरना मैं छोटे मोटे डाउट्स आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जैसे नेम बता रहे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो डिसोल्यूशन मतलब होता है बंद कर देना। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? बंद कर देना। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब होता है हमने फर्म क्या किया, फर्म को ताला लगा दिया और फर्म को अब बंद कर दिया। आपको ध्यान है मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक टर्म पढ़ाया था जिसका नाम था रिकॉन्स्टिट्यूशन। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने ये बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है फर्म का दोबारा बनना। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? फर्म का दोबारा बनना, ठीक है ना। अब वहां मैंने आपको ये समझाया था कि एडमिशन हो गया, चेंज इन रेशियो हो गया, डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, दे आर वन ऑफ द फॉर्म ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो फर्म दोबारा चलने लग जाती है। मतलब जैसे मान लो अगर मैंने कहा पहले कोई फर्म ए और बी की पार्टनरशिप थी, इन्हें नए पार्टनर को एडमिट किया तो बाद में वापस ये फर्म कैरी कर रहे हैं। ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी ने रिटायरमेंट लिया तो ए और सी वापस कैरी कर रहे हैं आगे। किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो फर्म आगे चल रही है। बट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का बंद हो जाना। और बहुत अच्छे से समझ लेना, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म डज नॉट मीन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में कभी भी डिसोल्यूशन नहीं आता है, ठीक है ना। क्यों? डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? फर्म हमने डिसॉल्व कर दी, अब फर्म को बंद कर दिया, अब फर्म में कोई कामकाज नहीं होगा, ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब होता है फर्म का बंद हो जाना और अब फर्म के अंदर कोई कामकाज नहीं होगा और अब फर्म के सारे अकाउंट्स अपने क्लोज करके सारे जो लोग अपने बाहर के लोग हैं उनको पेमेंट कर देना है, अपने असेट्स को बेच के फर्म को ताला लगा देना है, ठीक है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में अकाउंटिंग क्या सीखेंगे कि डिसोल्यूशन पे अकाउंटिंग कैसे होती है, ठीक है ना। एक चीज अच्छे से समझ लेना, डिसोल्यूशन मतलब होता है फर्म का बंद हो जाना। अब फर्म आगे काम नहीं करेगी, जितने असेट्स है उनको बेच दिए जाएंगे, जितनी लायबिलिटीज है उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। और अब अगर क्योंकि फर्म आगे नहीं काम करेगी तो नई बैलेंस शीट बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज नॉट अ मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना। डिसोल्यूशन का रिकॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक बार हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक नोटिंग करते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं अकाउंटिंग कैसे कैसे करनी है अपने को, ठीक है ना। नाउ डिसोल्यूशन का मतलब सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 8 है, टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मीनिंग इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द बिजनेस ऑफ फर्म इज डिसकंटिन्यूड। ये वो सिचुएशन है जब बिजनेस फर्म का क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यू हो जाता है। मतलब अब फर्म का बिजनेस नहीं चलेगा। दैट इज फर्म इज क्लोज एंड वाउंड अप। फर्म बंद हो जाती है और अब आगे काम नहीं करेगी, ठीक है ना। दैट इज डिसॉल्व। इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ डिसोल्यूशन कम्स टू एंड। पार्टनर्स का इकोनॉमिक रिलेशन क्या होता है? खत्म हो जाता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? सिचुएशन जब फर्म डिसकंटिन्यू हो जाती है, फर्म बंद हो जाती है, वाउंड अप हो जाती है, ठीक है ना। पार्टनर्स के बीच में जो भी पैसों का लेन देन है वो क्या हो जाएगा? अब खत्म हो जाएगा, अब वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। नो अब हम लोग ये समझते हैं कि डिसोल्यूशन के मोड कौन कौन से होते हैं। मतलब क्या क्या तरीका होता है एक फर्म को बंद करने का। व्हाट आर द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं समझा रहा हूं, बाकी प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा। थ्योरी के लिए पॉइंट याद रखना है, मतलब फर्म बंद कैसे कैसे हो सकती है वो मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। नो अब बच्चों जब हम लोग मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला होता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 3 पार्टनर्स है ए बी सी, इन तीनों ने एग्री किया भैया अब हमारे बीच में बन नहीं रही, फर्म को बंद करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट मतलब इन तीनों ने पार्टनर ने एग्री किया भैया अपन लोग फर्म को डिसॉल्व करें। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब व्हेन ऑल पार्टनर एग्रीज फॉर डिसोल्यूशन। एक होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब फर्म इस ऐसी सिचुएशन आ गई कि फर्म को बंद करना ही पड़ेगा। उसमें होता है या तो पार्टनर क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब पार्टनर कंगाल हो जाए, या बिजनेस बिकम अनलॉफुल। अनलॉफुल मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप इलीगल बिजनेस में आ गए और इलीगल बिजनेस में आ गए तो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा बाय नोटिस। अब बाय पार्टनर गिविंग इन राइटिंग टू ऑल पार्टनर। अब मान लो एक पार्टनर अगर नोटिस में दे दे कि भैया फर्म को बंद करना है, तो ये डिपेंड करेगा आपस में अगेन एग्रीमेंट और वो क्या है, बट आप तो मेन पॉइंट ध्यान रख लेना।
म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है, या कोई पार्टनर नोटिस में भी दे सकता है कि भैया फर्म को बंद करो, बट ऐसा नहीं एक पार्टनर नोटिस में फर्म को बंद करो फर्म बंद हो जाएगी, उसमें आपस डीड और वो सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है ना। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर डीड प्रोवाइड करेगी और कोई इनमें से कोई इवेंट हो गया, बट वो सब्जेक्ट टू कंडीशन डीड में लिखा होना चाहिए। एक्सपायरी ऑफ टर्म, हमने फर्म को 5 साल के लिए बनाया, 5 साल खत्म हो गए। वेंचर कंप्लीट, जैसे मान लो मैंने ये सोचा एक डैम बनाने के लिए हमने पार्टनरशिप करी और वो डैम बन चुका है, अब वेंचर कंप्लीट है तो फर्म बंद हो जाएगी। या किसी पार्टनर की डेथ पे, लेकिन वो अगर डीड में लिखा होगा तो ही, अगर डीड में नहीं लिखा है तो डेथ के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी फर्म, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कभी कोर्ट जो है ना, आपका लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट ही बोल दे भैया फर्म को डिसॉल्व करो, आप ऐसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी, वो आपकी कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दिस इज द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मेन पॉइंट ध्यान रख लेना, म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है, नोटिस में हो सकता है, कोई इवेंट के हैपनिंग होने पे हो सकता है, या कोर्ट के थ्रू भी डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। नाउ बच्चों अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि सेटलमेंट, व्हाट आर द इश्यूज अराइज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, कि अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो क्या क्या इशू अराइज होते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है ना। अब जो भी इशू अराइज होते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, वो मेनली दो तरह के मेजर इशू है। एक तो इशू क्या होगा भैया, अपने को लोगों का पैसा कैसा लेना है और अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करना है। तो इशू को हम लोग दो, तो बच्चों इशू क्या होता है डिसोल्यूशन के टाइम पे, जैसे मान लो हमने फर्म बंद करी तो अपने को लोगों का पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो वो सेटलमेंट कैसे करना है। तो नॉर्मली जो इशू होते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। ये बच्चों थ्योरी के लिए ध्यान रखना, थ्योरी के क्वेश्चंस कभी आए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इशू दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो होता है अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा, अकाउंट मतलब हिसाब किताब का सेटलमेंट कैसे होगा, और एक होता है पेमेंट ऑफ डेट कैसे होगी, कि अपन अपने जो कर्जदार है उनको पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब इशू का सेटलमेंट नॉर्मली क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट जो मैंने आपको बताया था, अपने ध्यान है डेफिनेशन पढ़ी थी पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर गिवन है कि सेटलमेंट करना कैसे है, ठीक है ना। अब इसमें दो सेक्शन है, एक तो सेक्शन नंबर 48 है और एक है सेक्शन नंबर 49। मेरी बात फिर ध्यान देना बच्चों, एक तो सेक्शन नंबर 48 है और एक है सेक्शन नंबर 49, ठीक है ना। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट डील करता है सेक्शन नंबर 48 और डेट का पेमेंट डील करता है सेक्शन नंबर 49, ठीक है ना। अब अकाउंट का सेटलमेंट के लिए क्या बोलता है, सबसे पहले तुम ध्यान से समझना, अकाउंट का सेटलमेंट के लिए बोलता है, जैसे मान लो अगर फर्म को लॉस हो रहा है, अज्यूम करो फर्म को क्या हो रहा है, लॉस, तो लॉस हमेशा ध्यान रखना, बेसिक कंडीशन है कि अगर फर्म के पास ऑलरेडी लॉसेज हैं तो वो लॉसेज पे कहां से करेंगी, फर्म प्रॉफिट से पे करेगी। लॉसेज मतलब क्या हुआ, मान लो ऑलरेडी अगर फर्म के पास कुछ डेफिशिएंसी है या कुछ ऐसे एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो वो फर्म के प्रॉफिट से पे होगा। अगर प्रॉफिट से नहीं पे हो पाएगा तो पार्टनर के कैपिटल से पे होगा, और अगर पार्टनर के कैपिटल से भी नहीं हो पाएगा तो फिर इंडिविजुअल पार्टनर्स पे करेंगे। अज्यूम करो फर्म हमने डिसॉल्व किया और फर्म को लॉस हो गया, लॉस होगा तो फर्म के पास अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो पहले वहां से पेमेंट करो, अगर प्रॉफिट खत्म हो जाए तो पार्टनर के कैपिटल से पेमेंट करो, फिर भी लॉस कवर नहीं हो पाया तो पार्टनर इंडिविजुअली पेमेंट करेंगे। मतलब मान लो जैसे अपने को मार्केट में देना है और अपने पास पैसा ही नहीं है और नुकसान में आ गए, तो लॉस पहले अपने पास जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से उससे पे करो, फिर पार्टनर का कैपिटल बाद में पे होगा, पहले कैपिटल के थ्रू लॉसेस को कंपनसेट करो, और फिर अगर उससे भी पेमेंट नहीं हो पाया तो इंडिविजुअली पार्टनर खुद अपनी जेब से पैसा देगा। ये तो पहली बात हुई लॉसेस सेटलमेंट कैसे होगा। अब बात आती है अगर हमको अपना असेट है, जैसे अकाउंट सेटलमेंट में लॉसेस की बात हो गई कि असेट को कैसे कैसे पेमेंट करना है। अब यहां पर ध्यान रखना बच्चों, असेट का सेटलमेंट कैसे करना है, तो हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले असेट से हमको थर्ड पार्टीज का पेमेंट करना है। सबसे पहले जो असेट है उनसे पेमेंट हमको किसका करना है, थर्ड पार्टी, मतलब बाहर के जो लोग हैं उनका पेमेंट करना है। उसके बाद असेट जो भी है उसको हमको क्या करना है, उसके बाद पार्टनर के लोन का पेमेंट करना है। थर्ड पार्टी मतलब क्या, क्रेडिटर हो गए, सप्लायर हो गए, असेट को बेचा पैसा आया, पहले क्रेडिटर को पेमेंट करो, बैंक का पैसा दे दो, जो भी बाहर वाले लोग हैं उनको पेमेंट करो। फिर मान लो हमारे यहाँ पार्टनर है, उसका लोन चल रहा है तो उसके लोन का पेमेंट करो, पार्टनर के लोन का, और लास्ट हम लोग किसका पेमेंट करेंगे, कैपिटल का। अब मान लो इनको सबको पेमेंट करने के बाद पैसा अगर नहीं बचा तो फर्म लॉस में चली गई, या अपन ने इसको पेमेंट किया और लॉस हो गया तो फिर ऐसे पेमेंट होगा। और मान लो सबको पेमेंट करने के बाद अपने पास और सरप्लस बचा हुआ है तो वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। मेरी बात फिर समझना, अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होता है, अगर फर्म के पास लॉस हो गया, मान लो अपन ने 5 लाख की चीज बेची और अपने को पेमेंट करना था 10 लाख का, तो 5 लाख का जो लॉस है वो या तो पुराने प्रॉफिट से कंपनसेट होगा या पार्टनर के कैपिटल से कंपनसेट होगा, और अगर इन दोनों से भी नहीं हो पाया तो इंडिविजुअली पार्टनर खुद पेमेंट करेगा। असेट का सेटलमेंट कैसे करना है, पहले बाहर वाले लोगों का पेमेंट करना है, सप्लायर, क्रेडिटर, बैंक लोन, उनका पेमेंट करना है। फिर पार्टनर के लोन का मतलब कैपिटल का पेमेंट बाद में करना है।
पार्टनर के लोन, अब यहां पे ध्यान रखना, जैसे मान लो एक्स एक पार्टनर है हमारा और मिसेज एक्स है, तो एक्स फर्म का पार्टनर है, ये आउटसाइडर हो गई, तो ये आउटसाइडर है तो इसका नंबर फर्स्ट आएगा। एक्स का लोन है तो इसका यहां नंबर आएगा, मिसेज एक्स का लोन है तो वो थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। फिर पार्टनर का कैपिटल पेमेंट होगा और अगर बाद में कुछ बच गया तो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। अकाउंट का सेटलमेंट इज डील विद एसेट का एप्लीकेशन सेक्शन 48 बी डील करता है और लॉसेस का एडजस्टमेंट सेक्शन 48 ए डील करता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई अकाउंट का सेटलमेंट। अब बात आती है पेमेंट ऑफ डेट की, ठीक है ना। तो पेमेंट ऑफ डेट के पहले मैं आपको बेसिक सेक्शन 49 डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक मेजर 2 क्वेश्चन करा देता हूं, तो आपको सेक्शन 49 फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नो, तो पहले इसकी नोटिंग कर लेते हैं हम लोग, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो इश्यूज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इज डील विद सेक्शन नंबर 48 और पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट इज डील विद सेक्शन नंबर 49। फिर से ध्यान देना, इशू जो होते हैं डिसोल्यूशन पे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इज डील विद सेक्शन नंबर 48 और पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट इज डील विद सेक्शन नंबर 49। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में 2 पॉइंट है, एक तो लॉसेस का ट्रीटमेंट, एक एसेट का एप्लीकेशन। एक तो लॉसेस का ट्रीटमेंट, एक एसेट का एप्लीकेशन, ठीक है ना। नाउ अब कैसे होगा लॉसेस का ट्रीटमेंट? तो लॉसेस इफ एनी, अगर कुछ भी लॉसेस है, विल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से पे होगा। और डेफिशिएंसी अगर अभी भी बची रहेगी, अगर लॉसेस है तो प्रॉफिट से पे करो, अभी मैंने बताया। डेफिशिएंसी अगर अभी बची रहेगी तो कैपिटल से पे होगा। फिर भी पेमेंट नहीं हुआ तो लास्टली बाय इंडिविजुअल पार्टनर इन विच दे शेयर प्रॉफिट। ये अभी मैंने आपको समझाया था लॉसेस का ट्रीटमेंट अंडर सेक्शन 48A। अब आती है बात असेट का एप्लीकेशन कैसे करना है, दैट इज अंडर सेक्शन 48B। असेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग कैपिटल आर सेटल्ड एज फॉलोज। असेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग क्या, कैपिटल को मिला के ऐसे सेटलमेंट होगा। पहले जो भी फर्म का डेट है, मतलब पहले आप थर्ड पार्टी को पेमेंट करोगे, जो फर्म का डेट है वो थर्ड पार्टी पेमेंट करेंगे, फिर पार्टनर के लोन का पेमेंट करेंगे, फिर कैपिटल का पेमेंट होगा और बाकी अगर कुछ बच गया तो पीएसआर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इशू 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है अपना असेट का एप्लीकेशन और एक होता है क्या कि असेट का इशू 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है अकाउंट का सेटलमेंट। तो इशू 2 तरह के होते हैं, एक होता है अकाउंट का सेटलमेंट और एक होता है पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट। दिस इज सेक्शन नंबर 49, दिस इज सेक्शन नंबर 48। इसके अंदर 2 पॉइंट है, लॉसेस का ट्रीटमेंट और एसेट का एप्लीकेशन। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब देखो 3 इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1, 2 और 3। ये सेक्शन नंबर 48 पे बेस है जो अभी मैंने डिस्कस किया। हम लोग रीड करते हैं फिर आपको पूरा भी समझ में आ जाएगा। द फर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड, फर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड वॉज डिजोल्व ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है। एक्स वाई जेड की फर्म का डिसोल्यूशन हो गया 1 अप्रैल 2020 को। वाई डिमांड दैट, वाई मतलब ये पार्टनर, ये डिमांड करता है हिज लोन ऑफ 25,000 बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर, बट एक्स एंड जेड डिमांड दैट कैपिटल बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय वाई, हु इज करेक्ट एंड वाई। अब वापस ध्यान दो, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उनकी फर्म डिसॉल्व हुई है 1 अप्रैल 2020 को। वाई ये बोलता है कि मेरा लोन 25,000 रुपए का पेमेंट पहले करो कैपिटल के, बट एक्स और जेड ये बोलते हैं भैया कैपिटल का पहले पेमेंट होगा आपके लोन के पहले। हु इज करेक्ट एंड वाई? अभी मैंने आपको बताया था पार्टनर के लोन का पेमेंट पहले होता है, मैंने अभी आपको नोटिंग में बताया था कि पहले बाहर वालों को पे करेंगे, फिर पार्टनर के लोन का पेमेंट करेंगे, फिर कैपिटल का पेमेंट होगा। तो बताओ इसमें कौन करेक्ट है? तो सिंपल सी बात है, इसमें करेक्ट कौन है? इसमें y इज करेक्ट एंड x एंड z इज नॉट करेक्ट एज पर सेक्शन 48, ठीक है ना। तो y इज करेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 लोन बाय पार्टनर इज पेड बिफोर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर का लोन का पहले पेमेंट होगा बिफोर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। गेटिंग माय पॉइंट? कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। ऑल द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है। सारे पार्टनर ने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व करेंगे 1 अप्रैल 2020 को। वाई अ पार्टनर डिमांड दैट हिज लोन ऑफ 80,000 बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय मिसेज एक्स ऑफ 20,000, ठीक है, ध्यान से समझना। वाई अ पार्टनर डिमांड ये करता है कि मेरा लोन 80,000 का पहले पेमेंट हो बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय मिसेज एक्स ऑफ 20,000। मिसेज एक्स मतलब एक्स एक पार्टनर है उसकी वाइफ, ठीक है ना। एक्स एक पार्टनर है उसकी वाइफ का लोन है 20,000 का। वाई बोलता है पहले मेरा लोन का पेमेंट करो। वाई भी पार्टनर है, एक्स भी पार्टनर है और मिसेज एक्स पार्टनर नहीं है, मिसेज एक्स आउटसाइडर है। बट एक्स अनदर पार्टनर, एक्स दूसरा पार्टनर है, मैंने बताया। डिमांड दैट लोन बाय मिसेज एक्स शुड बी पेड बिफोर रीपेमेंट ऑफ लोन टू बाय। अब बताओ मिसेज एक्स तो आउटसाइडर है, मैं एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मिसेज एक्स आउटसाइडर है और वाई इनसाइडर है। हाँ, वाई के लोन का पहले पेमेंट होगा कैपिटल से,
बट वाई के लोन के पहले हमको आउटसाइडर को पे करना पड़ेगा, तो इसमें वाई गलत है, पहले पेमेंट लोन मिसेज एक्स का होगा फिर वाई का होगा। तो एक्स इज करेक्ट क्योंकि एक्स सही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आउटसाइड लाइबिलिटी आर पेड बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय पार्टनर। आउटसाइड लाइबिलिटी का पहले पेमेंट होगा बिफोर पेमेंट ऑफ लोन। मिसेज एक्स इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, हैंस अ लोन इज टू बी पेड बिफोर रीपेमेंट ऑफ लोन बाय वाई। आई बात समझ में? एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर 3:2 में शेयर कर रहे हैं। मिसेज ए मतलब ए की वाइफ आउटसाइडर है, हैज गिवन अ लोन ऑफ 20,000 टू द फर्म एंड फर्म हैज ऑल्सो टेकन अ लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम बी। अब बी से जो लोन लिया वो तो पार्टनर लोन हो गया और मिसेज है आउटसाइडर है। द फर्म वॉज डिजॉल्व एंड असेट रियलाइज 25,000। अब फर्म डिजॉल्व हुई और असेट से पैसा आया कितना? 25,000 रुपये आया। State the order of payment of Mrs. A loan and B's loan with reason if there are no other creditors of the firm। अब आप बताओ, बी से अपन ने मिसेज ए से लोन लिया 20,000 का, ठीक है बच्चों, और फर्म ने बी से लोन लिया है 10,000 का, मतलब टोटल लोन हो गया फर्म का 30,000 का। अब आप बताओ 25,000 रुपए है, तो पहले ऑब्वियसली बात है मिसेज बी को पेमेंट करना पड़ेगा आउटसाइडर को, और बाद में बी का लोन का पेमेंट होगा। अब आप कह सकते हो सर 5,000 रुपए कम पड़ गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को 5,000 रुपए कम है तो बी को लॉस बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आउटसाइडर को पहले पेमेंट होगा। अब ये मत बोलना सर ए की वाइफ ही तो है, मिसेज है आउटसाइडर लीगली। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बच्चों देखो, एग्जाम में सेक्शन लिखोगे ना तो हमेशा उसका वेटेज मिलता है। आप आंसर डायरेक्ट लिख दो और सेक्शन नहीं लिखो, और सेक्शन लिखोगे तो डेफिनेटली इट क्रिएट्स इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मिसेज ए लोन ऑफ 20,000 बीइंग आउटसाइड पार्टी डेट विल बी पेड बिफोर रीपेमेंट ऑफ बीज लोन। बी लोन विल पेड ओनली अप टू द अवेलेबल कैश दैट इज 5,000 रुपीज। बी का लोन से 5,000 रुपए तक का पेमेंट होगा। आई बात समझ में? तो ये इश्यू है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, लॉसेस का ट्रीटमेंट और असेट का एप्लीकेशन एज पर सेक्शन नंबर 48 हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ठीक है। नाउ अब बच्चों इसमें जो सेकंड इशू है कि पेमेंट ऑफ फर्म डेट और प्राइवेट डेट, दिस इज डील विद सेक्शन नंबर 49। ये एक जनरल थ्योरी के लिए याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार समझ लेना इसको, ठीक है ना। अब डेट जो फर्म ओन करती है वो फर्म की डेट है। जैसे मान लो ABC की तीन एक पार्टनरशिप फर्म है, अब इन तीनों को मिलकर मान लो फर्म के नाम पे किसी सप्लायर को पैसा देना है, वो फर्म की डेट है। और मान लो ए ने पर्सनल लेवल पे अपना मकान बनाया, और ए ने अपना मकान बनाया और उस मकान पे लोन ले रखा है, ये पर्सनल मकान है, फर्म का नहीं है, तो प्राइवेट डेट कहलाएगी। तो डेट विद द पार्टनर ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी इज पार्टनर डेट, ठीक है। फर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होगी? फॉर पेमेंट ऑफ फर्म की डेट। भाई अगर ABC की जो फर्म है इससे जो भी असेट है उससे पेमेंट फर्म के डेट का होगा, तो फर्म की प्रॉपर्टी की अप्लाई फर्म डेट की होगी। ए की पर्सनल प्रॉपर्टी से इस जो पर्सनल हाउस है उससे पर्सनल लोन का पेमेंट होगा। लेकिन अगर ए के पास कुछ सरप्लस बच गया और फर्म के पास पैसा नहीं रहा, तो फिर ए को पर्सनल लेवल पे वापस फर्म को सेटलमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है इन केस ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। तो फर्म प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर फर्म डेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर इज अप्लाइड टुवर्ड्स इंडिविजुअल डेट, और सरप्लस जो बचेगा वो फर्म की डेट में सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था बेसिक डिसोल्यूशन का। अब अगले वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन कैसे करनी है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर समझ आया हो तो फटाफट मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, 9929411361 मेरा नंबर है। सी रोमिल जैन इज माई नेम। आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो लेट मी नो। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर आप वाकई में मेहनत कर रहे हो, तो बच्चों अपने सारे फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।